ये कहावत मशहूर है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे, मगर शब्बीर का कहना है कि मुसलसल झूठ बोलना और उसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कहानी झूठ और सच के दरमियानी सीढ़ी पर पड़ी हुई मिली थी। सच तक पहुंचने के लिए शब्बीर को बहुत जमा कर कदम रखने पड़े हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये बल्दिया टाउन का वो इलाका है जहां एक नौमौलूद बच्ची की गुमशुदगी ने न सिर्फ लोगों को हैरान और परेशान कर दिया था, बल्कि पुलिस भी हरकत में आ गई थी। शब्बीर को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो शब्बीर इलाके में पहुंच गया और जब उसे असल कहानी का पता चला तो उसने इस हकीकी और सच्ची कहानी के किरदारों के न सिर्फ नाम बदलना जरूरी समझा, बल्कि ये फैसला भी किया कि आप इन हकीकी किरदारों की आवाज़ तो सुन सकेंगे, लेकिन बाज़ किरदारों के चेहरे नहीं देख पाएंगे। शब्बीर हरगिज़ ये नहीं चाहता कि किसी के साथ पेश आने वाला कोई वाक़या इस तरह तश्तज़बाम हो जाए कि सारी ज़िंदगी वो किरदार किसी से नज़र न मिला सके। ये एक नेक औरत की कहानी है, एक ऐसी औरत जो दूसरी औरत का दिल में दर्द रखती है। चूंकि 3 बच्चों की माँ एनी इस कहानी की हीरो है, इसलिए उसका चेहरा दिखाने में कोई हरज नहीं। अब आगे के वाक़यात को वाज़े अंदाज में समझाने के लिए शब्बीर ने एक तमसील के जरिए बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बल्दिया टाउन गरीबों और मेहनत कशों की बस्ती है। इस बस्ती में एनी अपने 2 छोटे छोटे बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एनी घर के आंगन से ऊपर की मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंची और बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगी। दरवाजा शाहीन की मां ने खोला। आपा, वो शाहीन बाजी हैं क्या? सो रही है, जाग रही हैं? हो तो नहीं रही, लेकिन रो रही है। रो रही हैं? मगर क्यों? उनका तो निकाह है ना। तुम अंदर आओ, अंदर आओ, तुम अंदर आके देखो। हाँ चले, मैं देखती हूँ। एनी दरवाजा खोलकर अंदर गई तो शाहीन झुलंगा पलंग पर थी, मुंह को चादर से छुपाए हुए थी और उसके बराबर में एक नौमौलूद बच्ची सो रही थी। ये बच्ची कौन है? एनी तो मेरी बहन हो ना। हाँ, मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन आप इतने टाइम से यहाँ पे रह रही हैं, मुझे कभी खैर लगी ही नहीं। लेकिन आज रात आपका निकाह है ना? हाँ, रात को होगा। और ये बच्ची? ये मेरी बच्ची है। कल रात को ही पैदा हुई है। मैं समझी नहीं, आज ही निकाह और आज ही? शाहीन तेजी से बिस्तर से उठी और एनी के सामने हाथ जोड़ने लगी। एनी, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। अभी मेरी इज्जत का सवाल है। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बच्ची को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो। जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं इसे वापस ले जाऊंगी। नहीं नहीं बाजी, मैं इसे नहीं रख सकती। मेरा शौहर तो इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। एनी प्लीज रख लो। तुम अपने शौहर से कहना कि ये तुम्हारी बच्ची है। तुम्हारा शौहर तो वैसे भी दूसरी बीवी के पास रहता है ना, तुम्हारे पास तो 4-6 महीने में ही आता है। उसे कह देना कि ये तुम्हारी बच्ची है। मुझे डर लग रहा है बाजी, ये मैं नहीं कर सकती। प्लीज एनी, प्लीज इनकार मत करना। मैं बेमौत मारी जाऊंगी। सिर्फ कुछ दिन के लिए मेरी बच्ची अपने पास रख लो प्लीज। शब्बीर ने देखा कि जैसे जिंदगी की रफ्तार सुस्त पड़ गई हो। शाहीन ने नौमौलूद बच्ची अपनी सीधी सादी मालिकिन एनी के हवाले कर दी। एनी बच्ची को लेकर बाहर निकली तो शाहीन की बूढ़ी माँ एनी को एहसानमंद नजरों से देख रही थी।
ऐनी बच्ची को लेकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरती रही। शब्बीर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस दिन शाहीन का निकाह था उसी दिन उसके यहाँ विलादत कैसे हो गई। अगर ये बच्ची उसके होने वाले शौहर से थी तो बच्ची मालिक मकान की बीवी के हवाले क्यों की गई? क्या शाहीन और उसके होने वाले शौहर ने बदनामी से बचने के लिए बच्ची को कुछ दिन के लिए किसी और के हवाले करने का मंसूबा बनाया था? और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि ऐनी ने अपने शौहर को किस तरह कायल किया होगा कि ये बच्ची ऐनी ने जन्म दी थी, और क्या उसके शौहर ने यकीन कर लिया होगा? शब्बीर ने देखा कि ऐनी अपने शौहर को फोन कर रही थी जो अपनी दूसरी बीवी के घर में था। हाँ, हेलो ऐनी, कैसे फोन किया? वैसे मेरा इरादा था कल तुम्हारी तरफ आने का। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी मेरे पास आ जाएं। अच्छा, क्यों? इस दौरान ऐनी के शौहर की दूसरी बीवी मुसलसल इशारों में हैरत और परेशानी का इजहार कर रही थी। उसकी नजरें सवालिया थीं। माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक और बेटी पैदा हुई है हमारे घर। क्या? अच्छा, मगर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम उम्मीद से हो? हाँ वो, अरे भाई छोड़े ना ये सब। वो याद है आपको जो मैं हर महीने हॉस्पिटल दौड़े दौड़े जाती थी? आपको याद तो होगा ना? अरे हाँ, एक आध बार तो मैं भी तुमको अस्पताल लेकर गया हूँ। हाँ तो यही तो था मसला, और मैंने आपसे एक बार कहा भी था कि मैं एक बार फिर माँ बन जाऊंगी, लेकिन आप मेरी बात मजाक में उड़ा देते थे। हाँ हाँ हाँ, अब देख लीजिए, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही थी। अच्छा बस अब जल्दी से आ जाएं, बेटी का नाम भी रखना है। अरे जबरदस्त, बस मैं अभी आया। ऐनी के शौहर ने फोन बंद कर दिया था। अरे भाई, एक और बेटी आ गई है, चलो ऐनी के घर चलना है। मुबारक हो, लेकिन आपने कभी हवा तक नहीं लगने दी। अरे छोड़ो ना, बोलो चल रही हो? नहीं, आप जाएं, मैं कल चली जाऊंगी। ओके, मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। शाहीन ऐन अपने निकाह के दिन पैदा होने वाली बच्ची मकान मालकन ऐनी के हवाले करके रुखसत हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि शाहीन और उसका शौहर किसी गहरी सोच में थे। शौहर के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। शाहीन के गालों को आंसू भिगो रहे थे। मैं कैसे यकीन कर लूं? हम तो कभी तन्हाई में मिले भी नहीं। खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म ना करें। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बच्ची से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं बहक गई होगी, बस इतना कहता हूँ कि हमें अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत बोलें। आप डीएनए करवा लें, इत्मीनान कर लीजिए। आप तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं किसका गुनाह मेरे सर मार रही हो। देखो मैं ये तो कर सकता हूँ कि बच्ची को अपनी बच्ची समझकर बाप का नाम दे दूं, लेकिन शाहीन प्लीज मुझे और मत आजमाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको याद नहीं है, कुछ लम्हे इंसान की जिंदगी में ऐसे आते हैं, उनमें से कुछ हमेशा के लिए याददाश्त बन के गायब हो जाते हैं। ये आपका बड़प्पन है कि मेरी बात सुन के आपने मुझे घर से नहीं निकाला। एक एहसान मुझ पे और कर दे, मेरे कहने से डीएनए करवा ले, ताकि आप और मैं मुतमईन जिंदगी गुजार सके। शाहीन का शौहर परेशानी के आलम में टहलता हुआ देखा गया और शाहीन उसकी मिन्नतें करती नजर आई।